दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। वर्ष 2013 की 26 जनवरी को कॉल गर्ल्स के साथ नेपाल में आपत्तिजनक हालत में मिले 3 लोअर कोर्ट जजों की बर्खास्तगी पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। यह खबर एक पाक्षिक अखबार में छपी थी। 8 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जजों की बर्खास्तगी का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया था। सेवा से बर्खास्त तीनों जज बकाया और अन्य लाभों से भी वंचित रहेंगे। ज्ञात हो कि बिहार में निचली अदालत ने इन 3 न्यायाधीशों में समस्तीपुर फैमिली कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिनिवास गुप्ता, अररिया के तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र नाथ सिंह और अररिया के तत्कालीन अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमल राम शामिल हैं। 12 फरवरी 2014 से इन तीनों जजों की बर्खास्तगी प्रभावी रहेगी। बर्खास्त हुए तीनों जज नेपाल के एक होटल में पुलिस रेड के दौरान पकड़े गए थे। पुलिस को तीनों एक होटल में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले थे। हालांकि बाद में नेपाल में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था। नेपाल के एक स्थानीय पाक्षिक अखबार में खबर छपने के बाद मामला तूल पकड़ा था। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन महानिबंधक को पत्र लिखा था। पटना उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एक जिला जज को जांच सौंपी थी, लेकिन जिला जज ने पावर का दुरुपयोग करते हुए तीनों जजों की भरपूर बचाव की तथा अपने रिपोर्ट में बताया कि उस समय तीनों जज भारत में ही थे। साथ ही रिपोर्ट में बताया कि जिस नेपाली अखबार में यह खबर छपी थी, उसने खुद माना कि खबर गलत थी और 1 महीने के बाद माफीनामा भी छापा था। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि आज की पत्रकारिता के ऊपर कितना दबाव है। वह दबाव जज का हो सकता है, प्रशासन का हो सकता है, सरकार का हो सकता है और दबंगों और पूंजीपतियों का भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज के युग में सच्ची पत्रकारिता करना जोखिम भरा है। यही वजह है कि सच्ची खबर छापने वाले अखबार को दबाव में माफीनामा तक छापना पड़ा था। लेकिन भला हो पटना उच्च न्यायालय का, जिसने इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ और सच पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय से सहयोग की मांग की। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि तीनों जजों के मोबाइल फोन वर्ष 2013 की 26 और 27 जनवरी को लगातार बंद रहे थे और वे खुले तो उनकी लोकेशन नेपाल के पास ही ट्रेस की गई थी। गृह मंत्रालय की खोजबीन के बाद पटना उच्च न्यायालय में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत बिहार सरकार तीनों जजों को बिना किसी न्यायिक जांच के बर्खास्त कर सकती है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीनों जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा कि उन्हें बिना किसी जांच के बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कृषि कानून के खिलाफ पटना में न्याय मार्च निकाल रहे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया गया है। जाप कृषि कानूनों के विरोध में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को जाप किसान न्याय मार्च निकालकर प्रदर्शन करते हुए जा रही थी, जिसे 0 माइल पर पुलिस ने रोक दिया, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसान न्याय मार्च पर पुलिसिया जुल्म, लेकिन झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे मरेंगे पर डटे रहेंगे। बेईमान सरकार, कानून वापस लो। खाते हो किसान का और गाते हो अंबानी अडानी का। ध्यातव्य है कि बीते 4 महीनों में भारत के तमाम न्यूज चैनलों से लेकर अखबारों, वेबसाइटों, यूट्यूब एवं सोशल मीडिया पर किसानों का खबर एवं मुद्दा छाया हुआ है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर द गार्जियन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अखबार भारतीय किसानों के विरोध को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं, लेकिन किसान के मुद्दों का हल निकलता नहीं दिख रहा है। किसान आंदोलन में शामिल कुछ युवाओं ने किसान एकता मोर्चा नाम से एक आईटी सेल शुरू किया है, जिसमें 10 से 15 लोगों की टीम काम कर रही है। आईटी सेल के मीडिया कोऑर्डिनेटर हरिंदर हैप्पी बताते हैं कि विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जानकारियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए ये आईटी सेल शुरू किया है। भारतीय किसान मुद्दे को ब्रिटेन के सांसद में भी उठाया गया। सांसद तनमनजीन
सिंह देसी ने इससे जुड़ा सवाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पूछा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के जवाब की काफी चर्चा भी हुई। ब्रिटेन के लंदन और बर्मिंघम जैसे शहरों में भी भारतीय मूल के खास तौर पर सिख समुदाय के लोगों ने कई विरोध प्रदर्शन किए। लेबर पार्टी के वीरेंद्र शर्मा एक ब्रिटिश राजनेता हैं जो कि लंदन के ईस्ट साउथहॉल से सांसद हैं। वहाँ 31% आबादी भारतीय मूल की है और अंग्रेजी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी ही है। शर्मा समेत 35 सांसदों ने विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब से गुजारिश की है कि वो किसानों के मुद्दे को भारत सरकार के सामने उठाएं। चंद्रदेव सिंह 2004 में बिहार के औरंगाबाद में हाई स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं। 1965 में इन्होंने जब नौकरी ज्वाइन की थी तब इनकी सैलरी प्रति महीने 90 रुपए थी और गेहूं की कीमत प्रति कुंटल 80 रुपए। 2004 में जब वे रिटायर हुए तो इनकी सैलरी 31,000 थी और गेहूं की कीमत 700 रुपए प्रति क्विंटल, यानी सैलरी करीब 4,000 गुना बढ़ी, लेकिन गेहूं की कीमत करीब 10 गुना ही बढ़ी। ज्ञात हो कि चंद्रदेव सिंह बिहार में खेती किसानी के संकट को समझाने के लिए अपना ही उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अनाज की कीमत उनकी सैलरी की गति से नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो मिले कि लागत निकल जाए और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े। उन्होंने कहा कि बिहार में अनाज और भूसे के भाव में कोई फर्क नहीं है। जो काम नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद किया उसे नीतीश कुमार ने 14 साल पहले ही कर दिया था। नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद ही बिहार में एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी खत्म कर दिया था। यही कारण है कि पंजाब हरियाणा के किसानों को लग रहा है कि वो बाकी राज्यों की किसानों की तरह हो जाएंगे, जिन्हें अपनी उपज औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। इसलिए वो सड़क पर डटे हुए हैं तथा एमएसपी सभी के लिए लागू करवाने पर अडिग है, अर्थात एमएसपी से कम पर कोई भी व्यक्ति खरीदारी न कर सके, इसके लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले 37 वर्षीय हरप्रीत सिंह पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक हैं। बगैर इजाजत विज्ञापन के तस्वीर इस्तेमाल होने से वे खफा हैं। जिस तस्वीर के जरिए यह बताने की कोशिश हो रही है कि एमएसपी पर हो रही खरीदारी से किसान खुश हैं, वह पंजाब के फिल्म अभिनेता और निर्देशक हरप्रीत सिंह की है, जो खुद बीते 15-20 दिनों से सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। वे खुद भी किसान हैं। बीजेपी द्वारा बिना इजाजत अपनी तस्वीर उठाने को हरप्रीत घिनौनी हरकत बताते हैं। वो कहते हैं हम इसके लिए उन्हें लीगल नोटिस भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। बिना इजाजत उन्होंने मेरी तस्वीर का इस्तेमाल किया है, मुझे खुशहाल किसान बता रहे हैं, जबकि मैं प्रदर्शन में शामिल हूँ। पंजाब हरियाणा समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बीते 27 दिनों से नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं से अब तक कई दफा हो चुकी वार्ता बेनतीजा रही। किसानों को रोकने के लिए तमाम कोशिश हरियाणा और केंद्र सरकार करती रही। अर्धसैनिक बल के जवानों को लगाया गया, सड़कें काट दी गई, लेकिन किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचने में सफल हुए। इसके बाद वे हाईवे पर ही जमे हुए हैं। पुलिस एवं सरकार मिलकर किसानों पर तरह तरह के जुल्म ढा रही है। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, लाठियां बरसा रही है। जो उनके लिए अन्न उगाते हैं उन्हें आतंकवादी तक कहा जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत की भी खबरें आने लगी है। अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। किसान इन मौतों से दुखी तो जरूर है, लेकिन कानून वापस कराए बगैर वापस जाने की तैयारी में नहीं है। वहीं सरकार कानून में बदलाव को तैयार है, लेकिन वापस लेने को तैयार नहीं है। किसान अपने आंदोलन को धारदार बनाते हुए और मजबूत कर रहे हैं। टेंट सिटी तक का निर्माण किया जा रहा है। स्पष्ट है कि जब तक तीनों कृषि बिल सरकार वापस नहीं लेती तब तक किसान डटे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अगली बैठक के लिए किसान नेताओं को पत्र लिखा है। अगली बैठक कब होगी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। दर्शकों, डीकेपी न्यूज देशवासियों से अपील करता है कि किसान के इस दुख की घड़ी में हम सभी देशवासी तन मन धन देकर उनका सहयोग करें और इतने अपार संख्या में वहां धरना स्थल पर उपस्थित हो
ताकि सरकार को झुकना पड़े। कृषि संबंधी तमाम खबरों पर डीकेपी न्यूज की पैनी दृष्टि बनी हुई है। हम आपको कृषि संबंधी हर अपडेट से अवगत करवाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय कृषक, जय डीकेपी न्यूज। धन्यवाद।